हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। तो जैसा कि हम लोग पीजीडीटी का पूरा कोर्स कर रहे हैं, जिसमें से पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पूरे पीजीडीटी का सिलेबस क्या है, इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, हर एक सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, यानी कि कौन कौन से चैप्टर हैं, प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या करना होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको असाइनमेंट बनाने होते हैं। तो अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके पीछे मेरे प्लेलिस्ट में पीजीडीटी वाले प्लेलिस्ट में आप इससे पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको इसका पूरा पाठ्यक्रम समझ में आ जाएगा। क्योंकि आज से हम लोग जो MTT 051 है, जो आपका पहला थ्योरी सब्जेक्ट है, हम उसको लेके चल रहे हैं। इसका हम पूरा क्लास करेंगे, A to Z इसका पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराएंगे। तो आज हम इसका चैप्टर 1 लेके आए हैं, जो कि है अनुवाद, अर्थ, परिभाषा और स्वरूप। तो ये आपका चैप्टर 1 है। कौन सा सब्जेक्ट है आपका? MTT 051 अनुवाद, सिद्धांत और परंपरा। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग इस बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। अनुवाद, सिद्धांत और परंपरा, ये आपका सब्जेक्ट कोड है MTT 051। इसका चैप्टर 1 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, अनुवाद, अर्थ, परिभाषा और स्वरूप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जो भी चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं क्या करूंगा कि उससे उस चैप्टर से आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जितने भी प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, मैं उनको पहले आपके सामने रखूंगा। उसको उस पर पहले हम लोग ध्यान देंगे, जिससे हमको पता चल सके कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एक चैप्टर में आपको काफी ज्यादा डिटेल मिलेगी अगर आप बुक में जाएंगे तो सब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको चैप्टर में जो दिया गया है उसका पूरा भाव आपको समझ में आना चाहिए, उसमें उससे जिस तरह का भी क्वेश्चन है तो आप उसको सॉल्व कर सकें। बाकी के कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स भी दिए जाते हैं, अगर आपके पास समय हो तो आप जाके पढ़ सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको चैप्टर वाइज, उतना आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, अगर आप मेरे लेक्चर से नोट्स वगैरह बना रहे हैं, तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इवन आपको बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको करा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप बने रहिए बस मेरे चैनल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में चैप्टर 1 से, MTT 051 के चैप्टर 1 से क्या क्या क्वेश्चन आया है। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि देखिए, अनुवाद के अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप का वर्णन कीजिए। इससे रिपीटेड क्वेश्चन आता है। देखिए, अनुवाद का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए अनुवाद के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। दोनों सेम ही क्वेश्चन है। फिर देखिए, अनुवाद का अर्थ समझाते हुए अनुवाद के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा कीजिए। सेम ही है, बट एक बार इससे इसी इसी चैप्टर का एक दूसरा टॉपिक है, अनुवाद के संदर्भ। उससे एक क्वेश्चन आ गया था, अनुवाद क्या है तथा उसके सीमित एवं व्यापक संदर्भ से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन है। इसी के बेस्ड पे मैंने आपका ये चैप्टर 1 का स्टडी प्लान बनाया है, और हम लोग इसी के अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अनुवाद का अर्थ। अनुवाद का अर्थ तो पहले पढ़ लेता हूं मैं। ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन जैसा कि आप जानते हैं, अनुवाद का जो इंग्लिश वर्ड है वो ट्रांसलेशन है। तो ट्रांसलेशन शब्द का कोशगत, कोशगत मतलब जो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, कोशगत अर्थ क्या है? अंग्रेजी कोश मतलब इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार ट्रांसलेशन शब्द का सीधा अर्थ है एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में व्यक्त करना, अथवा एक भाषा के कथ्य को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना। मतलब कि एक भाषा का जो आपके पास एक भाषा का जो पाठ है, उसको आप दूसरी भाषा में व्यक्त कर पा रहे हैं, या फिर एक भाषा का जो कथ्य है, मतलब कि उसका जो जैसे कि कोई भी एक कहानी दिया हुआ है, या फिर ले लेंगे कोई निबंध दिया हुआ है, तो उसका जो कथ्य आ रहा है, कथ्य मतलब कि उससे आप क्या मीनिंग निकाल पा रहे हैं, उसका क्या भाव है, अगर उसको भी आप दूसरे लैंग्वेज में, दूसरी भाषा में रूपांतरित कर रहे हैं, तो वो भी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग आता है, ट्रांसलेशन में ही आता है। ठीक है, तो हम लोग अंग्रेजी कोश के अनुसार ये उसका डिफिनेशन दिया गया है। अब चलते हैं आगे। वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार ट्रांसलेशन का अर्थ है, ट्रांसलेशन इज रेंडरिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज और रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम इनटू अनदर। ट्रांसलेशन इज एन आर्ट दैट इन्वॉल्व्स द recreation of a work in another language for readers with a different background। ठीक है, अर्थात एक भाषा से दूसरी भाषा में प्रस्तुतिकरण या प्रतिनिधित्व की प्रणाली अनुवाद है। मतलब कि एक भाषा में कुछ भी लिखा हुआ है, उसको दूसरी भाषा में आप प्रस्तुत कर पा रहे हैं या रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं,
वही प्रणाली अनुवाद कहलाता है। यह एक ऐसी कला है, देखिए इसको आर्ट बोला गया है, यह एक ऐसी कला है जिसमें एक भिन्न पृष्ठभूमि वाले पाठकों के किसी रचना का किसी और भाषा में पुनः सृजन होता है। तो जैसे कि आप हिंदी भाषा के पाठक हैं, तो आपको दूसरी भाषा में, जैसे कि तमिल का कोई आपको लिटरेचर दे दिया गया, तो आप उसको कैसे समझेंगे अनलेस अनटिल कि आप उस भाषा को जानते हैं। तो इसलिए अगर तमिल का हिंदी में अनुवाद हो जाए तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आपकी भाषा में वो रचना अवेलेबल हो जाती है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि यह एक ऐसा आर्ट है जिसमें एक भिन्न पृष्ठभूमि वाले पाठकों, मतलब अगर आप तमिल पाठ पढ़ रहे हैं तो आप उससे भिन्न पृष्ठभूमि वाले हैं, पाठक हैं, क्योंकि आपको हिंदी हिंदी भाषी है आप। तो पाठकों के लिए किसी रचना का किसी और भाषा में पुनः सृजन होता है। तो जैसे ही वो हिंदी में ट्रांसलेट हुआ, तो उसका उसी लिटरेचर का या उसी पाठ का दूसरी भाषा में पुनः सृजन हो गया, मतलब एक तरह से उसका पुनर्जन्म हो गया, रिक्रिएशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अनुवाद शब्द का कोशगत अर्थ। तो हिंदी भाषा में इसका क्या कोशगत अर्थ है, अभी हमने इंग्लिश लैंग्वेज में देखा, अभी इसको हिंदी के कोश में क्या इसका अर्थ दिया गया है। तो शब्दार्थ चिंतामणि कोश, ये एक कोश का नाम है, हिंदी में हिंदी कोश का नाम है शब्दार्थ चिंतामणि, में अनुवाद के व्युत्पत्ति मूलक अर्थ को लिया गया है, मतलब इससे ओरिजिन से रिलेटेड अर्थ को लिया गया। इसके अनुसार अनुवाद प्राप्तस्य पुनः कथने और ज्ञातार्थस्य प्रतिपादने, अर्थात पहले से कहे गए अर्थ को पुनः कहना या फिर ज्ञान अर्थ को प्रतिपादित करना है। ठीक है, तो जो शब्दार्थ चिंतामणि नाम का जो कोश है, उसमें अनुवाद का जो है व्युत्पत्ति मूलक अर्थ को लिया गया है, और इसके अनुसार क्या है, प्राप्तस्य पुनः कथने, मतलब पहले से कहे गए अर्थ को पुनः कहना। पुनः कहना आप दूसरी भाषा में, जैसे इसको समझने के लिए बोल सकते हैं कि एक भाषा में ऑलरेडी कहा गया है उस चीज को, आप उसको दूसरी भाषा में वही सेम चीज को, उसी कथ्य को, उसी भाव को, उसी अर्थ को आप दूसरी भाषा में पुनः कह रहे हैं, तो इसको क्या, प्राप्तस्य पुनः कथने। तो आप एग्जाम में है ना ये सब अगर यूज करेंगे शब्द या फिर फ्रेज जो भी दिया हुआ है, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे कहा गया प्राप्तस्य पुनः कथने, यानी कहे गए अर्थ को पुनः कहना, या फिर ज्ञातार्थस्य प्रतिपादने, मतलब जो अर्थ ज्ञात है, ज्ञात अर्थ को प्रतिपादित करना। यहाँ पे ज्ञात होना चाहिए, ज्ञात अर्थ को प्रतिपादित करना, मतलब जो आप जान रहे हैं उसको फिर से प्रतिपादित करना। अब चलते हैं, मुख्य बात यह भी है कि अनुवाद और ट्रांसलेशन दोनों ही शब्दों में अनुवाद के विषय पर बल दिया गया है। ठीक है, विषय के अंतर्गत मुख्य रूप से एक भाषा में व्यक्त किए गए अर्थ भाव, अर्थ मतलब भाव, विचार, संवेदना आदि को शामिल किया जाता है। इस तरह अनुवाद यानी ट्रांसलेशन एक भाषा में व्यक्त भाव, विचार, अर्थ, संवेदना को दूसरी भाषा में व्यक्त करना है। इस तरह अनुवाद में कथ्य या संदेश अपरिवर्तनीय होता है और केवल भाषा के स्तर पर परिवर्तन होता है। यही कारण है कि अनुवाद को दो भाषाओं के बीच संपन्न होने वाला कर्म कहा जाता है। तो क्या है इसमें कि अगर आप सिर्फ अर्थ को लेकर हम नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसलेशन का जब हम अर्थ समझ रहे हैं, तो इस मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ शब्द बाय शब्द जो है इसका ट्रांसलेशन कर दिए, ये नहीं होता है। आपको जो मूल पाठ में दिया गया है, मतलब जो सोर्स पाठ है आपका, उसका जो भाव है, विचार है, संवेदना है, मतलब उसमें जो भी कथ्य है, वो भी आप जब आप ट्रांसलेट करके दूसरे लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो वही सेम भाव, विचार या संवेदना आपके ट्रांसलेटेड पार्ट में भी आना चाहिए, अनुवादित पार्ट में भी वही भाव, विचार, अर्थ और संवेदना आना चाहिए जो आपके मूल पाठ में था, जहां से आपने अनुवाद किया है। ठीक है, इसीलिए अनुवाद को दो भाषाओं के बीच संपन्न होने वाला एक कर्म कहा जाता है, मतलब। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जिस मूल भाषा में बात कही हुई होती है या जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है, उसे स्रोत भाषा कहते हैं, मतलब सोर्स लैंग्वेज, एसएल। ठीक है, तो जैसे कि आप हिंदी से, लेट से आप हिंदी से क्या, हिंदी से आप कर रहे हैं मलयालम में, ठीक है, ये एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये आपका हो गया सोर्स लैंग्वेज, क्योंकि हिंदी में कोई, मान लीजिए कि हिंदी में कोई भी हिंदी लेखक का कोई किताब है, जैसे प्रेमचंद का गोदान ले लेते हैं, ठीक है, वो हिंदी में लिखी हुई, मूल रूप से हिंदी में लिखी हुई है, तो वो स्रोत भाषा हो गया उसका हिंदी। और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहा जाता है।
अब इसको मलयालम में अनुवाद करना है तो इसको लक्ष्य भाषा बोलेंगे, ठीक है, यानी टारगेट लैंग्वेज। इन दोनों शब्दों को पारिभाषिक रूप में ग्रहण कर इनका प्रयोग करते हुए अनुवाद के बारे में कहा जा सकता है, मतलब एक डेफिनेशन टाइप का अनुवाद का क्या हो गया, अनुवाद स्रोत भाषा में व्यक्त कथ्य यानी अर्थ को लक्ष्य भाषा में अंतरित करने की प्रक्रिया है। ये एक इसका डेफिनेशन हो सकता है, इसका अर्थ हो सकता है, मतलब कि सोर्स लैंग्वेज को हम लोग सोर्स लैंग्वेज में जो कही गई बात है उसको लक्ष्य भाषा में, मतलब कि टारगेट लैंग्वेज में उसी बात को, उसी कथ्य को लक्ष्य भाषा में अंतरित करना, मतलब उसको ट्रांसलेट करना, ठीक है। अब आते हैं अनुवाद की परिभाषा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध अनुवाद सिद्धांत शास्त्री यूजीन ए नायडा, या फिर सीधे इनको नायडा भी बोला जाता है, और चार्ल्स टेबर ने द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन नामक पुस्तक में, ये इनकी पुस्तक है, किसकी है, ए नायडा और चार्ल्स टेबर, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन नामक पुस्तक में ट्रांसलेशन यानी अनुवाद में अर्थ के साथ साथ शैली को भी महत्व दिया है। जैसा कि हमने पीछे देखा कि सिर्फ अर्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ उसकी संवेदना और क्या क्या था, देखिए भाव, विचार, संवेदना आदि सभी को शामिल किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थ को, अर्थ के साथ साथ शैली, शैली में वही सब चीजें आ जाती है कि किस तरह का शैली है। अगर कोई एक कविता है तो आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं तो एक तरह से पद्य वाला भाव आना चाहिए। अगर मान लीजिए कि एक नाटक लिखा हुआ है तो आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसी तरह का भाव आना चाहिए, तभी आप शैली को एक तरह का रख सकते हैं, ठीक है। अगर उसे मान लीजिए कि आंचलिक भाषा में लिखा हुआ है तो एक भाषा शैली, आंचलिक भाषा की भाषा शैली है, तो अगर आप इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उस तरह का भाव आ रहा है ट्रांसलेटेड पार्ट में कि नहीं। तो सिर्फ अर्थ से मतलब नहीं है, उसका भाव उस तरह से आ रहा है कि नहीं, तो उस तरह से आपको शब्दों का चयन करना है लक्ष्य भाषा में, कि वही सेम भाव आ सके, सेम शैली में आप उसको ट्रांसलेट कर दे। तो इन्होंने क्या है अपने पुस्तक में क्या लिखा है कि अर्थ के साथ साथ शैली को भी महत्व दिया है। उनके अनुसार अनुवाद का तात्पर्य है स्रोत भाषा में व्यक्त संदेश के लिए लक्ष्य भाषा में निकटतम सहज समतुल्य संदेश को प्रस्तुत करना। मतलब जो भी व्यक्त संदेश है सोर्स लैंग्वेज में, स्रोत भाषा में, उसका लक्ष्य भाषा में निकटतम सहज समतुल्य संदेश, मतलब कभी कभी हो सकता है कि जो लक्ष्य भाषा है उसकी संस्कृति टोटली अलग है, मतलब वहां पे उस तरह की चीजें नहीं पाई जाती है। जैसे दही है तो दही अमेरिका में नहीं पाया जाता है, तो उसके मतलब रिलेट दही नहीं, माफ कीजिएगा, रायता, रायता जैसा कोई डिश वहां अमेरिका में नहीं पाया जाता है। तो उसके लिए निकटतम सहज समतुल्य संदेश प्रस्तुत करना है तो उसके लिए हम लोग कर्ड जैसा कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो लक्ष्य भाषा है उसमें हम लोग उसी भाव को व्यक्त करने के लिए या संदेश को व्यक्त करने के लिए हम लोग लक्ष्य भाषा में ढूंढते हैं कि कौन सा उससे उसके सबसे क्लोज शब्द हम उसके लिए लें, ताकि सेम और लगभग सेम भाव लक्ष्य भाषा में भी आ जाए। यह समतुल्यता पहले तो अर्थ के स्तर पर होती है, फिर शैली के स्तर पर, ठीक है। तो पहले तो अर्थ के स्तर पर, फिर हम उसमें देखेंगे कि वही संवेदना, वही सारी चीजें आ रही है कि नहीं शैली के स्तर पर भी। तो ट्रांसलेटिंग कंसिस्ट in reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the source language message, first in terms of meaning and secondly in terms of style। तो दो चीजों का ध्यान रखा जाता है, एक तो अर्थ का और दूसरा शैली का, ठीक है। स्पष्ट है कि नायडा उसी को सफल अनुवादक मानते हैं जो अर्थ और शैली के स्तर पर लक्ष्य भाषा में समतुल्यता स्थापित करने में सफल हो पाता है। मतलब जो अर्थ और शैली दोनों के स्तर पर लक्ष्य भाषा में समतुल्यता, मतलब दोनों में आप समान समान संदेश को अर्थ और शैली दोनों स्तर पर आप स्थापित कर पा रहे हैं कि नहीं, अगर आप कर पा रहे हैं तो ही आप सफल अनुवादक हैं, ऐसा नायडा का मानना था। जो ये डिफिनेशन उन्होंने लिखा था अपनी पुस्तक द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन में, ए नायडा और चार्ल्स टेबर ने ऐसा कहा था, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आपके अनुवाद की परिभाषा आ रहा है तो इन सब चीजों का आप उल्लेख कर सकते हैं, ठीक है। अब हिंदी साहित्य में आएंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि हिंदी साहित्य के एक बड़े नाम है, उनका विचार है कि अनुवाद भाव प्रतिभाव होना चाहिए, स्रोत भाषा की छाया से लक्ष्य भाषा को यथासंभव बचाना चाहिए, अनुवाद से संबद्ध शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, आवश्यकता अनुसार मूल निष्ठ या मूल युक्त अनुवाद करना चाहिए। तो इनका कहना है कि भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
अनुवाद भाव प्रतिभाव होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि स्रोत भाषा का ही आप एक तरह से कॉपी कर दिया लक्ष्य भाषा में। तो इससे रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इससे बचना चाहिए। जो स्रोत भाषा का भाव है उसको हम लोग लक्ष्य भाषा में ट्रांसलेट करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें शब्द बाय शब्द उसका ट्रांसलेट कर दिए सिर्फ अर्थ को लेके। ऐसा नहीं है, उसमें जो भी स्रोत भाषा है आपका, उसमें जो भी संदेश या फिर जो भी कथ्य है उसको आप समझिए और उसको अपने लैंग्वेज में जो लक्ष्य भाषा है उसमें उस तरह से भाव को ध्यान में रखते हुए आप उसको लिखिए। ठीक है, जिससे कि आपका ट्रांसलेशन हुआ, आपके लक्ष्य भाषा को आप यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लक्ष्य भाषा में आप लेके, लेकिन संदेश आपका वही आ रहा है जो स्रोत भाषा में था, लेकिन यहाँ पे क्रिएटिविटी के स्तर पर आपने लक्ष्य भाषा में ज्यादा इसमें आपने इंडिपेंडेंस लिया है, फ्रीडम लिया है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि आवश्यकता अनुसार मूल निष्ठ या मूल युक्त अनुवाद करना चाहिए। मतलब जैसा भी जरूरत हो, अगर आपको मूल भाषा के निकटतम अनुवाद करना है या फिर उससे इंडिपेंडेंट होकर अनुवाद करना है, तो ये डिपेंड करता है आवश्यकता अनुसार। तो कुल मिलाकर जो जितने भी परिभाषा होगी उसके अकॉर्डिंग अनुवाद की अगर परिभाषा बोले तो उसमें इन सब चीजों का उल्लेख होता है। तो पहला क्या है, द्विभाषिकता अनुवाद की न्यूनतम शर्त है। तो अगर अनुवाद कर रहे हैं तो द्विभाषिकता मतलब कोई अगर अनुवादक है उसको कम से कम दो भाषा का तो ज्ञान होना ही चाहिए, वरना वो अनुवाद कैसे करेगा, है ना। तो अनुवाद वह भाषिक प्रक्रिया है जो दो भिन्न भाषाओं के बीच घटित होती है। तो दो भिन्न भाषाओं के बीच घटित होने वाला जो प्रक्रिया है उसी को अनुवाद कहते हैं। अनुवाद के माध्यम से एक भाषा में व्यक्त विचारों या कथ्य या संदेश को दूसरी भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, यह अभिव्यक्ति केवल संरचना के अर्थ के स्तर तक ही सीमित नहीं होती, संदर्भ के अर्थ और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से संबंधित अर्थों तक व्याप्त होती है। तो सिर्फ शब्दशः अनुवाद नहीं करना है, संदर्भ को भी ध्यान में रखना है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को भी ध्यान में रखना है, भाव को भी ध्यान में रखना है, शैली को भी ध्यान में रखना है, संवेदना को भी ध्यान में रखना है। और इस तरह से अनुवाद सिर्फ संरचना के अर्थ के स्तर तक ही सीमित नहीं है, ये उससे व्यापक अवधारणा है। ठीक है, सार्थक पुनरुक्ति अनुवाद का मूल तत्व है। मतलब कि जो आप जिस भी मूल पाठ का आप ट्रांसलेट कर रहे हैं उसकी पुनरुक्ति हुई दूसरी भाषा में, और अगर आप वही कथ्य जो मूल भाषा में था उसको आप लक्ष्य भाषा में सेम कथ्य को आप ट्रांसलेशन के थ्रू व्यक्त कर पा रहे हैं, तभी आपका अनुवाद सार्थक है। मतलब सार्थक पुनरुक्ति आप कर पा रहे हैं, मतलब पुनरुक्ति मतलब एक ही चीज को दोबारा करना, और वो सार्थक तभी होगा जब आप जो मूल भाषा है, जो स्रोत पाठ है, उसका आप उसकी जो संवेदना है, उसका जो कथ्य है, उसकी जो शैली है, सेम आपके लक्ष्य भाषा में जो आपने ट्रांसलेशन किया उसमें भी आ रहा है, तो आपका सार्थक अनुवाद है। अनुवाद में पूर्णतः समान अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। तो अनुवाद करते समय आप जो स्रोत भाषा की जो अभिव्यक्ति है उसको आप पूर्णतः समान रूप से अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, प्रस्तुत कर पा रहे हैं। समान संदेश की अभिव्यक्ति के कारण स्रोत और लक्ष्य भाषा पाठ समानार्थी होते हैं। तो जैसे एक ट्रांसलेटेड पार्ट है आपके पास, एक आपका स्रोत पार्ट है, तो दोनों का जो अभिव्यक्ति होगा वो एक दूसरे के समानार्थी होगा। जो संदेश की अभिव्यक्ति के कारण जो है स्रोत और लक्ष्य भाषा पाठ, मतलब दोनों तो एक ही है। जैसे एक स्टोरी जो है हिंदी में उसका आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो दोनों तो एक दूसरे के समानार्थी हुए, क्योंकि अर्थ तो दोनों का सेम है, दोनों का मीनिंग तो सेम है, दोनों को पढ़ेंगे तो आपको कथ्य तो एक ही चीज मिलेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे बात हो रही है। अनुवाद में मूल अर्थ के साथ साथ शैली को भी सुरक्षित रखा जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि शैली भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि अगर आप कोई पोयम है और पोयम में एक दूसरी तरह से बात की गई है और आप उसको एक स्टोरी की तरह लिख दिए, तो वहां पद्य शैली था, आपने इधर गद्य शैली में लिख दिया। तो जिस तरह से हम एक कविता का रसास्वादन कर पाते हैं, उसकी अलग भाषा होती है, उसकी अलग शैली होती है, और आपने अगर गद्य में उसको लिख दिया तो उस तरह का जो रसास्वादन है वो पाठक नहीं कर पाएंगे ट्रांसलेटेड पार्ट में। तो इसलिए कहा जाता है अनुवाद में मूल के अर्थ के साथ साथ शैली को भी सुरक्षित रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका अनुवाद की परिभाषा हो गया। अब आते हैं अनुवाद का स्वरूप। इसमें कोई संदेह नहीं कि वास्तविक अनुवाद की संज्ञा प्राप्त ट्रांसलेशन करने की प्रक्रिया के दौरान किसी एक भाषा में व्यक्त विचार अथवा भाव को दूसरी भाषा से व्यक्त किया जाता है। ठीक है,
तो एक भाषा में जो व्यक्त विचार अथवा भाव है उसको दूसरी भाषा में व्यक्त किया जाता है। एक भाषा से दूसरी भाषा में विचारों की यह अभिव्यक्ति यात्रा तीन आधारभूत तत्वों के जरिए तय हो पाती है। एक तीन तीन आधारभूत तत्व हैं इसके, देखिए तीन आधारभूत तत्व हैं आपके, क्या क्या है? विचार अथवा कथ्य, मतलब जो संदेश है, विचार अथवा कथ्य। पहला क्या है? विचार अथवा कथ्य यानी कि संदेश। और दूसरा क्या हुआ? कथन की भाषा, मतलब कि जो स्रोत भाषा है, स्रोत भाषा, वो आपका दूसरा आधारभूत तत्व हुआ। और तीसरा क्या है? कथ्य को अंतरित करने की भाषा अर्थात लक्ष्य भाषा। ठीक है, तो ट्रांसलेशन कैसे होता है? जैसे आपने एक प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ी, पूस की रात, ठीक है, एक कहानी का नाम है प्रेमचंद का, तो आपने उसका देख लिया कि कहानी से क्या संदेश मिल रहा है, कहानी में कितने पात्र हैं, उसको आपने समझ लिया, तो आपने संदेश को ग्रहण कर लिया। अगर आपको संदेश ग्रहण नहीं किया तो आप उस तरह से सारे संदर्भों को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप सेंटेंस बाय सेंटेंस आपने अनुवाद करना स्टार्ट कर दिया तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे कि वो किस संदर्भ में कहा गया था। हो सकता है एक जो वाक्य हो उसमें कोई शब्द हो जो उस संदर्भ में यूज ना हो रहा हो, तो जब तक आप मूल पाठ के आप संदेश को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आप अनुवाद नहीं कर सकते। तो जैसे ही आपका संदेश ग्रहण हुआ तो वो किस भाषा में हुआ? स्रोत भाषा में। ठीक है, तो स्रोत भाषा में आप उसको उस संदेश को ग्रहण किया आपने। ठीक है, अब उसको ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया में आपके पास तीसरा क्या? लक्ष्य भाषा। तो जैसे ही आपको पता है स्रोत भाषा पे आपका कंट्रोल है, इसलिए आप स्रोत भाषा को पढ़ा, उसका जो संदेश है, उसका जो कथ्य है, उसको आपने ग्रहण किया और तब उसको लक्ष्य भाषा में आप उसको अनुवाद करने की प्रक्रिया आप स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसलेशन इन्हीं तीनों तत्वों से संपन्न हो पाता है। अनुवाद कर्म में स्रोत भाषा और पाठ का प्रतिपाद्य विषय ही अनुवादक का केंद्रीय सरोकार होता है और उसे मूल पाठ के प्रति एकनिष्ठ यानी मूलनिष्ठ रहते हुए अनुदित पाठ को मौलिक पाठ की भांति सहज और स्वाभाविक स्वरूप वाला बोधगम्य पाठ बनाना होता है। तो जैसा कि पाठकों पे प्रभाव की बात की गई है कि जैसा आपको मूल पाठ के प्रति आपको एकनिष्ठ होना पड़ेगा, उसके लिए आपको मूल पाठ में जो सहजता और स्वाभाविकता है वही आपको, और बोधगम्यता जो है उसको आपको लक्ष्य भाषा में भी लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि स्रोत भाषा में तो सहज शब्दावली की यूज की गई है, इस्तेमाल किया गया है, लेकिन लक्ष्य भाषा में जब आपने ट्रांसलेट किया तो लक्ष्य भाषा की कठिनतम शब्दावली का आपने इस्तेमाल कर दिया, तो वो पाठकों के लिए उतना बोधगम्य नहीं रह जाएगा। तो यही बात कही गई है यहाँ पे। इस स्थिति में मूल पाठ के प्रति निष्ठा को बनाए रखना और यथासंभव उसे बिना किसी तरह की विशेष हानि पहुंचाए दूसरी भाषा में मूल के आशय को संप्रेषित करना ही अनुवादक का दायित्व होता है। तो पता चला कि आपने जो मूल पाठ में जो संदेश दिया हुआ था आपने उसको अच्छे से समझा नहीं, या फिर आप अपने विचार उस पर थोप दिया और लक्ष्य भाषा में आपने उसको दूसरे संदर्भ में ट्रांसलेट कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको मूल पाठ के प्रति निष्ठा को बनाए रखना है, क्योंकि आप मूल पाठ का अनुवाद कर रहे हैं। अपने मन की बात आप लक्ष्य भाषा में नहीं लिख सकते हैं, आपको मूल पाठ के प्रति निष्ठा बनाए रखना होगा। मूल पाठ में जो भी कहा गया है उसी संदेश को आप लक्ष्य भाषा में रखेंगे। ठीक है, ये आपका दायित्व होगा अगर आप अनुवादक बनते हैं तो। स्वाभाविक है कि इस प्रक्रिया में विचार या कथ्य तो यथावत बना रहता है और भाषा का माध्यम बदल जाता है, वह स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अंतरित हो जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि विचार और कथ्य, अब दोनों भाषाओं का अगर आपको ज्ञान है, अगर दोनों भाषाओं के एक मूल पाठ और ट्रांसलेटेड पाठ को आप पढ़ेंगे तो विचार और कथ्य तो आपको सेम ही समझ में आएगा, लेकिन भाषा का जो माध्यम है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो ये स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अंतरित हो गया है। देखा जाए तो इस प्रक्रिया के मूल में अंतरण तो भाषा का हुआ है, तो इसमें इसमें चेंज क्या हुआ? तो इसमें सिर्फ भाषा का अंतर हुआ है, कथ्य और विचार तो वही रहा, सेम रहा। तो अंतर किस किस स्तर पर हुआ है? भाषा के स्तर पे हुआ है। इसीलिए भाषांतर या भाषांतरण भी कह दिया जाता है, इसलिए इसे भाषांतर, चेंज इन लैंग्वेज, भाषांतरण भी कह दिया जाता है। भाषा का अंतरण होने की प्रक्रिया में भाषा परिवर्तित रूप लिए हुए नजर आती है, इसलिए अनुवाद को रूपांतरण भी कह दिया जाता है। तो भाषांतर के कारण, मतलब भाषा का अंतरण होने की प्रक्रिया के कारण कभी कभी अनुवाद को रूपांतरण भी कह दिया जाता है। हालांकि रूपांतरण और भी संदर्भों में इस्तेमाल होता है, लेकिन भाषा के अंतरण के संदर्भ में अगर कहें तो अनुवाद को रूपांतरण भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये स्वरूप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जो है अनुवाद का संदर्भ, तो अनुवाद का दो संदर्भ होता है, अनुवाद का सीमित संदर्भ और अनुवाद का व्यापक संदर्भ। तो पहले जानते हैं अनुवाद का सीमित संदर्भ क्या है। ठीक है, अपने सीमित संदर्भ में अनुवाद एक भाषा की सामग्री के संदेश को
दूसरी भाषा में संप्रेषित करने की प्रक्रिया है। इसमें यह ध्यान रखा जाता है कि लक्ष्य भाषा भाषी पाठकों पर अनुदित पाठ का वही प्रभाव पड़ना चाहिए जो प्रभाव स्रोत भाषा भाषी पाठकों पर पड़ा हो। तो इसमें क्या क्या ध्यान दिया जाता है कि लक्ष्य भाषा भाषी पाठकों पर अनुदित पाठ का वही प्रभाव पड़े जो प्रभाव स्रोत भाषा भाषी पाठकों पर पड़ा हो। तो प्रेमचंद की गोदान अगर कोई पढ़ता है हिंदी भाषा भाषी और उसको मलयालम भाषा में आपने अगर अनुवाद किया है तो जो जो आनंद और जो भी प्रभाव हिंदी में जो पढ़ रहा है पाठक उसको आ रहा है वही सेम जो प्रभाव है या फिर जो संवेदना है वो मलयालम में जो ट्रांसलेटेड पार्ट को पढ़ रहा है पाठक उस पे पढ़ रहा है। तो दोनों में जो प्रभाव है वो सेम पढ़ना चाहिए, तभी आपका अनुवाद सफल हो सकता है। अनुवाद की इस प्रक्रिया में सामग्री एक पक्ष है और उसका संदेश दूसरा पक्ष। अनुवाद प्रक्रिया का निर्धारण इन्हीं दोनों पक्षों पर निर्भर होता है, क्योंकि मूल पाठ की प्रकृति को केंद्र में रखकर भी अनुवाद किया जा सकता है और संदेश को केंद्र में रखकर भी। तो इसमें क्या हो सकता है कि मूल पाठ की प्रकृति को केंद्र में रखकर भी अनुवाद किया जा सकता है और संदेश को केंद्र में रखकर भी। तो यह हो सकता है अनुवादक सिर्फ वहां से संदेश ग्रहण करे और बाकी लक्ष्य भाषा में अपने शब्दों में उसको ट्रांसलेट कर दे। और कुछ होता है कि मूल पाठ की प्रकृति जैसी है उसके अकॉर्डिंग ही अनुवाद उसके अकॉर्डिंग भी अनुवाद किया जा सकता है। तो संदेश वास्तव में मूल रचना के प्रभाव से संबंधित है। ठीक है, तो मूल रचना का जो प्रभाव है उससे संबंधित है संदेश। इस आधार पर अनुवाद को दो आयामों से देखा जा सकता है, एक पाठधर्मी अनुवाद और दूसरा प्रभावधर्मी अनुवाद। तो देखते हैं दोनों क्या है। तो पहला पाठधर्मी अनुवाद क्या है? यह पाठ केंद्रित अनुवाद होता है, यानी अनुवादक पाठ को स्वायत्त मानते हुए मतलब ऑटोनोमस है। जो स्रोत पाठ है वो ऑटोनोमस है और उसमें रमे रहकर उसकी भाषा का अध्ययन विश्लेषण करके कथ्य अथवा निहित अर्थ को संप्रेष्य बनाता है। तो यहाँ पे जो मूल पाठ है उसको स्वायत्त कर दिया, ऑटोनोमस है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें पाठ की भाषा संरचना आदि के विश्लेषण से मूल अर्थ को ग्रहण करके उसे अनुदित पाठ में व्यक्त करने का भाव निहित है। तो आपको जो भी लिखा हुआ है आपके मूल पाठ में उसे आप तथ्य अथवा निहित अर्थ को जो उसका निहित अर्थ है उसको समझ के आपको उसको मूल जो अनुवादित पाठ है अनुदित पाठ है उसको बोलते हैं, अनुदित पाठ में व्यक्त कर सकते हैं। तो पाठधर्मी अनुवाद का वही हुआ कि पाठ केंद्रित अनुवाद है आपका। इस आधार पर किए जाने वाले अनुवाद में अनुवादक को मूल पाठ से बाहर जाने की छूट नहीं होती है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप जो मूल पाठ में कहा गया उससे बाहर आप कुछ कुछ भी अनुदित पाठ में लिख पा रहे हैं। अपनी रचनात्मकता को आप यहाँ पे नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो संदेश या जो कथ्य मूल पाठ में है उसी को आप अनुदित पाठ में लिख सकते हैं या अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञानात्मक तथा सूचना प्रधान साहित्य का अनुवाद पाठधर्मी अनुवाद होता है, क्योंकि सूचना प्रधान साहित्य क्या है, उसमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होता है। जैसे आपको इसरो के बारे में बताया गया है तो उसमें तो कोई अलग से भाव नहीं आएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसरो भारत की एक सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष अनुसंधान वाली संस्था है, तो इसमें आप अलग भाव तो नहीं आएगा, इसमें तो सेम ही इंफॉर्मेशन रहेगा। तो आप इसको शब्दशः अनुवाद भी कर दें तो भी सही रहेगा। तो इसीलिए जो पाठधर्मी अनुवाद होता है वो पाठ केंद्रित होता है, क्योंकि इस तरह के अनुवाद किस तरह के होते हैं, ज्ञानात्मक तथा सूचना प्रधान साहित्य। कोई निबंध हो गया, कोई आर्टिकल हो गया, इस तरह का जो सूचना प्रधान साहित्य हो गया, ज्ञानात्मक साहित्य हो गया, किसी बुक का अनुवाद हो गया, जैसे फिजिक्स की एनसीईआरटी की हिंदी इंग्लिश वाली बुक है उसको हिंदी में अनुवाद कर दिया, तो उसमें तो कुछ अलग भाव तो नहीं आएगा। अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया जा रहा है उसमें बुक में लिखा हुआ है तो उसका तो अनुवाद उसी संदर्भ में होगा, तो उसमें जो लिखा हुआ है वही आपको अनुदित पाठ में मिलेगा। आपको ऐसा कुछ अलग भाव तो नहीं आएगा आप हिंदी और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां और मुहावरे लोकोक्तियों के भी मूलतः पाठधर्मी अनुवाद होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं क्या है। जैसे कोल्ड वार का अनुवाद शीत युद्ध, ठीक है, रेड टैपिज्म का अनुवाद हो गया लाल फीताशाही। तो डायरेक्ट अनुवाद है आपका। देखिए, कोल्ड का शीत हो गया, वार का युद्ध हो गया, तो इसमें कुछ अलग नहीं किया गया। रेड का लाल, टेपिज्म फीताशाही कर दिया, क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब मगरमच्छ के आंसू। तो इसमें डायरेक्ट अनुवाद होता है, इसमें आप कोई अलग भाव को वहां से लेके फिर आप इस भाव को लक्ष्य भाषा में किस तरह से आप इसको पिरोएंगे, तो उस तरह का नहीं है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट, क्योंकि ये ज्ञानात्मक तथा सूचना प्रधान साहित्य है। आर्टिकल हो गया, इस तरह का कुछ भी चीज हो गया, बुक्स वगैरह हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब का। ठीक है, अब दूसरा था प्रभावधर्मी अनुवाद। तो प्रभावधर्मी अनुवाद वास्तव में पाठक पर प्रभाव को केंद्र में रखकर किया जाने वाला अनुवाद होता है।
इसमें अनुवादक इस दृष्टि से अनुवाद करता है कि अनुदित पाठ के पाठक पर भी वही प्रभाव पड़ना चाहिए जो मूल पाठ के पाठक पर पड़ा हो। तो यहाँ प्रभाव को केंद्र में रखा गया है कि जो जो प्रभाव मूल पाठ के पाठक पर पड़ रहा है वही अनुदित पाठ के पाठक पर भी पड़ना चाहिए। जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है अगर उसको कोई पढ़ रहा है तो उसके पाठक को, दोनों का पाठक अलग अलग होगा क्योंकि दोनों अलग अलग भाषा में लिखे गए हैं। तो जो जो मूल पाठ को पढ़ रहा है और जो अनुदित पाठ को पढ़ रहा है, दोनों पाठक पर जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो सेम पड़ना चाहिए। तो इसके लिए वह मूल भाषा पाठ की संरचना और बुनावट की अपेक्षा मूल के उस प्रभाव को पकड़ने और उसे लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है जो स्रोत भाषा के पाठकों पर पड़ा हो। अनुवादक स्रोत भाषा पाठ के प्रभाव को पकड़कर अनुदित रचना में वही प्रभाव उत्पन्न करने का श्रम साध्य प्रयास करता है। इस तरह का अनुवाद कहाँ होता है? साहित्य अनुवाद और विशेष तौर पर काव्य अनुवाद में। तो जैसे कोई कविता अगर हिंदी में लिखी गई है तो कविता का आपको देखते हैं कि उसका अलग पैटर्न होता है, कोई छंद है और तमाम तरह की चीजें होती है, अलंकार होते हैं उसमें। तो उस तरह का एग्जैक्ट अगर अनुवाद किसी शब्दशः अगर आप अनुवाद कर दिया, वर्ड बाय वर्ड उसका अनुवाद कर दिया, तो हो सकता है कि काव्य वाला जो भाव है वो अनुदित पाठ में ना आ पाए। तो इसके लिए जो कविता का मूल भाव है और जो कविता का जो प्रभाव है, कविता में जो काव्य शैलियों के माध्यम से जो प्रभाव उत्पन्न करने की कोशिश की गई है, उसको लक्ष्य भाषा में जो अनुवादक है वो देखता है कि इस तरह से सेम प्रभाव या सेम तरह का जो काव्यात्मक प्रभाव है वो हम लक्ष्य भाषा में कैसे लाएंगे। तो लक्ष्य भाषा में हमारे पास कौन कौन से उस तरह के शब्द अवेलेबल हैं, उस तरह के अलंकार उपस्थित है, उसका किस तरह से प्रयोग किया जाए ताकि जो मूल पाठ है वही सेम प्रभाव जो अनुदित पाठ है उसके पाठकों को भी आ सके। तो जैसे कि आप साहित्य में जानते होंगे कि जैसे कोई दोहा हो गया तो उसका जो शब्द है, शब्द कुछ और है और उसका मीनिंग कुछ और है। जैसे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो इसमें भाव तो अंतर्निहित है ना। आप इसको अगर शब्द में इसको लिख के किसी अंग्रेजी के पाठक को देंगे तो वो तो बोलेगा कि खजूर के पेड़ के बारे में बात हो रही है। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो साहित्य अनुवाद और काव्य अनुवाद में हम लोग पाठ के प्रभाव को लेके चलते हैं और उसको हम लोग सेम प्रभाव को, उसी प्रभाव को हम लोग अनुदित पाठ में लाने की कोशिश करते हैं एज ए अनुवादक। ठीक है, अब चलते हैं अनुवाद का व्यापक संदर्भ। तो प्रसिद्ध भाषाविद रोमन जैकबसन ने ऑन ट्रांसलेशन शीर्षक पुस्तक में अपने आलेख ऑन लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांसलेशन, ये उनका लेख है और यह उनकी पुस्तक है रोमन जैकबसन का। उन्होंने अनुवाद के इन तीनों विस्तृत संदर्भों की बात की। क्या क्या है देखते हैं। अंतःभाषिक मतलब इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन, अंतर्भाषिक अनुवाद मतलब इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन, अंतःभाषिक है, अंतर्भाषिक है और अंतर प्रतीकात्मक यानी इंटर सेमियोटिक ट्रांसलेशन। तो तीन तरह के संदर्भ, व्यापक संदर्भ का मतलब ये है कि वो तीन संदर्भों की बात करें, तीन विस्तृत संदर्भों की। तो देखते हैं ये क्या क्या है। अंतःभाषिक अनुवाद, अंतःभाषिक अनुवाद एक ही भाषा के अंतर्गत घटित होने वाला कार्य व्यापार है। इस प्रकार के अनुवाद को अन्वयांतर भी कहा जाता है। इस प्रकार के अनुवाद में अनुवादक एक भाषा में व्यक्त विचार अथवा कही गई बात को उसी भाषा में कुछ दूसरी तरह से कह देना या व्यक्त कर देता है। यह एक प्रकार से व्याख्या अनुवाद है। साहित्य जगत में अंतःभाषिक अनुवाद के पर्याप्त उदाहरण उपलब्ध हैं। जैसे शेक्सपियर के अंग्रेजी के अनेक गीति नाट्यों का अंग्रेजी साहित्यकार चार्ल्स लैम्ब द्वारा गद्य रूप में किया गया अंतःभाषिक अनुवाद। इसी प्रकार अमेरिकी विद्वान जॉन क्रोथर द्वारा स्पार्क नोट श्रृंखला के अंतर्गत शेक्सपियर के अनेक गीति नाट्यों और सोनेट संकलन का गद्य में किया गया अनुवाद। तो ये बेसिकली अंतःभाषिक अनुवाद है, मतलब एक ही भाषा में उसका अनुवाद करना। तो इसको व्याख्या अनुवाद भी बोल सकते हैं। जैसे आप एक अंधेर नगरी करके मूलतः ये नाटक है, ठीक है, बट स्कूल की किताबों में कभी कभी इसे कहानी के रूप में भी पेश कर दिया गया है। तो ये मूलतः तो नाटक शैली में था लेकिन इसको कथा शैली में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये क्या हो गया, भाषा सेम रहा, बस उसका जो है शैली चेंज हो गया। तो ये अंतःभाषिक अनुवाद हो गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है शेक्सपियर के अंग्रेजी के अनेक गीति नाट्य, मतलब एक तरह का नाटक होता है जो गीति नाट्य, मतलब जो गीत के रूप में जो नाटक होता है वो, उसको अंग्रेजी साहित्यकार चार्ल्स लैम्ब ने गद्य के रूप में उसका अनुवाद कर दिया। मतलब भाषा सेम रहा, बस उसका शैली चेंज हो गया। जैसे गीति नाट्य था वो गद्य के रूप में चेंज हो गया। तो इसको भी एक अनुवाद के संदर्भ के रूप में, व्यापक संदर्भ के रूप में लिया गया है। ठीक है,
इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन। अब दूसरा चलते हैं, अंतर्भाषिक अनुवाद। आमतौर पर हम अनुवाद शब्द को किसी एक भाषा की सामग्री के कथ्य को दूसरी भाषा में व्यक्त करने की प्रक्रिया से जोड़कर देखते हैं। यानी जिसे हम अनुवाद कहते हैं वो वास्तव में अंतर्भाषिक अनुवाद ही है। इसे भाषांतरण भी कहा जाता है। यह एक भाषा की प्रतीक व्यवस्था में व्यक्त अर्थ को दूसरी भाषा की प्रतीक व्यवस्था में अंतरित करने से संबंधित है। प्रतीक व्यवस्था मतलब कि जो जो लिपि होता है या फिर जो भाषा के अन्य अंग है जिसके माध्यम से भाषा का अर्थ आपको समझ में आता है, उसके लिए। तो उदाहरण के लिए हिंदी अंग्रेजी, जर्मन फ्रांसीसी, स्पेनिश फ्रांसीसी, अंग्रेजी चीनी, तो डिफरेंट दो भाषाओं के बीच जो भी हो रहा है अनुवाद, उसको अंतर्भाषिक अनुवाद कहते हैं। तो बेसिकली जब हम अनुवाद का अनुवाद बोलते हैं तो इसी अनुवाद की हम लोग बात कर रहे होते हैं जो दो भाषाओं के बीच में हो रहा है। ठीक है। अंतर्भाषिक अनुवाद करने के लिए अनुवादक का द्विभाषिक होना अनिवार्य है। तो अगर आप अनुवाद कर रहे हैं, अंतर्भाषिक अनुवाद कर रहे हैं, तो आपको दोनों भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। अर्थात उसका दोनों भाषाओं, स्रोत और लक्ष्य भाषा पर अच्छा अधिकार और विषय विशेष का ज्ञान होना जरूरी है। तो जिस विषय में आप अनुवाद कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी फिजिक्स की बुक का जो अंग्रेजी में है उसको हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको फिजिक्स यानी भौतिकी का ज्ञान होना आपको आवश्यक है। तो विषय विशेष का भी ज्ञान होना जरूरी है, प्लस लक्ष्य और स्रोत भाषा का भी अच्छे से, आप दोनों के ऊपर आपका अच्छे से अधिकार होना चाहिए, मतलब दोनों का ज्ञान आपको अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि वह उन दोनों भाषाओं के संरचनागत वैशिष्ट और भाषिक मुहावरे से भली भांति परिचित हो। तो जो भी संरचनागत विशेषताएं हैं किसी भाषा की, वो भी आपको आना चाहिए, और दोनों में जो भाषिक मुहावरे हैं, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ है दोनों भाषाओं के, उसका भी आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। तभी आप एक अंतर्भाषिक अनुवाद कर सकते हैं। अब तीसरा है व्यापक संदर्भ के अंदर अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। भाषा एक प्रतीकात्मक व्यवस्था है। प्रत्येक भाषा में कथ्य को भिन्न भिन्न प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। संप्रेषण अथवा विचारों का आदान प्रदान इसका उद्देश्य होता है। उदाहरण के लिए चौराहे पर रुकने के अर्थ में लाल बत्ती वस्तुतः एक प्रतीक है। तो एक प्रतीक के माध्यम से भी आप समझ रहे हैं कि लाल बत्ती जला तो आप उससे समझ गए कि रुकना है। चौराहे पे आप रुकने के लिए लाल बत्ती से, मतलब एक प्रतीक के माध्यम से आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, वो अनुवाद हो गया। जैसे ही लाल बत्ती जला तो एक प्रतीक है, आपने आपके माइंड ने उस प्रतीक का अनुवाद कर दिया कि भाई अब रुकना है इस चौराहे पे। ठीक है। किसी कविता को सुरों में ढालना अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद का प्रमाण है। जैसे किसी कविता को अगर गीत बना दिया गया, उसको म्यूजिशियन ने, किसी गीतकार ने उसको सुरों में ढाल दिया, तो वो अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद का एक प्रमाण है। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक के दृश्यों को राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रों में अंकित करना अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद ही कहा जा सकता है। जैसे जो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक था, तो उसको नाटक को उन्होंने चित्रों के माध्यम से दिखा दिया। बहुत सारे जैसा कि आपने कॉमिक्स में देखा होगा, चित्रों के माध्यम से उन्होंने उस नाटक को दर्शाने की कोशिश की। तो इसमें क्या था, एक प्रतीकात्मक व्यवस्था को दूसरे प्रतीकात्मक व्यवस्था में बदल दिया। कैसे? क्योंकि एक नाटक था, नाटक एक अलग तरह के प्रतीक व्यवस्था में लिखा हुआ था, उसको आपने चित्रों में कन्वर्ट कर दिया। किसने किया था? अभिज्ञान शकुंतलम नाटक जो कालिदास द्वारा लिखा गया है, उसको राजा रवि वर्मा ने चित्रों में बना दिया था। जैसे आपको चित्रों में उसको कहानी समझ में आई, जैसे आप चित्रों को फॉलो करेंगे आपको पूरी कहानी अभिज्ञान शकुंतलम की समझ में आ जाएगी। तो इस तरह, इसी प्रकार वात्स्यायन के काम सूत्र का खजुराहो की शिल्प कला में अवतरण भी अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद का ही उदाहरण है। तो जो वात्स्यायन द्वारा रचित काम सूत्र है, उसका खजुराहो के मंदिर में आप जाएंगे तो उसमें जो मूर्ति कला बनाई गई है, उसी का चित्रण उसमें किया गया। तो ये भी अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद का ही उदाहरण है। ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमने इसमें अनुवाद के अर्थ को देखा, देन अनुवाद की परिभाषा देखा, अनुवाद का स्वरूप देखा और अनुवाद का संदर्भ देखा। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो अनुवाद के अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप का वर्णन कीजिए, हो जाएगा क्वेश्चन। आप इसी स्लाइड को, इसी वीडियो में से आप नोट्स बना के इसका उत्तर लिख लीजिए, जरूर लिखिएगा इसका उत्तर। तो ये आपका होमवर्क है। ये दोनों क्वेश्चन तो सेम ही है, तीनों क्वेश्चन बोले तो सेम ही है। जो चौथा क्वेश्चन है इसको भी आप लिख लीजिएगा। अनुवाद क्या है तथा इसके सीमित एवं व्यापक संदर्भ से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका हो जाएगा, दोनों संदर्भ मैंने आपको बता दिया। तो इसके उत्तर आप 500 से 700 शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है।
आप अगर इन सारे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, आप मेरे वीडियो में जाइए, जहाँ में भी अर्थ बताया है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें से कुछ कुछ लाइंस को आप हटा सकते हैं। बाकी अगर 500 से 700 शब्दों में आप इसको वर्णन कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। मैंने ऑलरेडी जो इसमें स्लाइड्स बनाए हैं वो ऑलरेडी मैंने शॉर्ट में बनाया है, जिससे कि आपको आंसर लिखने में ज्यादा कुछ तकलीफ ना हो। ठीक है, तो चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 2 के साथ नए वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक आप इसके उत्तर को आप लिख के रखें। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में मैं इसका उत्तर आपको दूंगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्लैरिफिकेशन होगा, मैं कमेंट में उसका उत्तर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ नए वीडियो में। पीजीडीटी कोर्स के नए वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।